आज पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है। कॉमर्स जब से तुम लोग लिए हो, खाली क्या बात होता है, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। इसमें तो और कोई चीज नहीं है बाकी, है क्या? कि जुपिटर का है, मार्स का है, ये सब तो छोड़ा है हम लोग। अकबर कब जन्म लिया था? बिजनेस करके क्या मिलेगा? बिजनेस करके क्या मिलेगा? इनकम कमाएंगे सरल भाषा में। और ये जो इनकम हम लोग कमाएंगे, ये इनकम आम आदमी से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो भैया बिजनेस में है ना। करेक्ट। तो इसको हम लोग प्रॉफिट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? सामान को बेचना पड़ता है। तो अगर कोई सामान हम 100 रुपए में बेचे तो क्या 100 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया? नहीं। उसमें से जो मेरा खर्च लगा है, कॉस्ट को माइनस करना पड़ता है। हाँ या ना? कोई दिक्कत? ऐसा बहुत सारा सामान है, बहुत सारा, जिसका सालों से सेलिंग प्राइस सेम है। क्या है? सेलिंग प्राइस सेम है। लेकिन उसका प्रॉफिट जो है वो वेरी करता है। क्या होता है? सेलिंग प्राइस मतलब कितने दाम में बेचना है, ये पक्का है। ठीक है। लेकिन जो प्रॉफिट है वो कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है ना। उसका क्या रीजन हो सकता है? उसका रीजन हो सकता है कि अगर हम वो सामान खरीद रहे हैं या तो बना रहे हैं। अगर खरीद के बेच रहे हैं तो उसको ट्रेडिंग कहते हैं, और अगर बना रहे तो मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अगर खरीद के बेच रहे हैं तो सामान हमको किसी साल सस्ता दाम में मिल जाता है, किसी साल महंगा दाम में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर बना रहे हैं तो किसी साल बनाने में सस्ता पड़ जाता है, किसी साल बनाने में सामान मेरे को महंगा पड़ जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी कि प्रॉफिट में चेंज आता है, उसका एक बड़ा कारण कॉस्ट है। क्या है? कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट में बदलाव आता है, इस वजह से आता है। इतिहास इकोनॉमिक्स इस कॉस्ट के बारे में अलग से बात किया है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट चैप्टर बोलता है। बात नहीं आता। दूसरा चीज, इस कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट को हिंदी में लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? लागत। ठीक है। लागत का मतलब, अगर इसको तुम समझोगे तो कोई सामान लाने का या कोई सामान बनाने का खर्च जो लग रहा है, यानी कि कॉस्ट को हम लोग एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक्सपेंसेस। ठीक है। और एक वर्ड बोल सकते हैं ओवरहेड। क्या बोल सकते हैं? ओवरहेड। ओवरहेड का भी मतलब खर्च होता है, और एक्सपेंस का मतलब भी खर्च होता है। और कॉस्ट का मतलब आप वो कीमत जो चुका है, यानी कि आपको खर्च किए हैं। बात सुना तो। अब कॉस्ट बहुत सारा तरह का होता है। क्या होता है? सबसे पहला, जितना भी लोग बिजनेस कर रहा है, कुछ चीज तो शो ऑफ के लिए कर रहा है। किस चीज के लिए कर रहा है? शो ऑफ। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ चीज वो बस काम को आसान बनाने के लिए कर रहा है। क्या करने के लिए कर रहा है? इजी करने के लिए, या काम को इजी करने के लिए। यानी कि अगर ये काम ना भी हो तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं चल सकता, बिजनेस रन करेगा, बिजनेस में प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुछ खर्च रहता है, लेकिन कुछ खर्च बिजनेस में ऐसा है जो अगर ना हो, ठीक है, कुछ खर्च बिजनेस में होता है जो ना हो,
तो ना बिजनेस रन कर पाएगा, ना बिजनेस में कोई प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत? ना बिजनेस रन कर पाएगा, ना बिजनेस में कोई प्रॉफिट होगा। तो पहले बिजनेसमैन को तो ये दो खर्च साइड करके समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात यह आता है कि भैया क्यों समझना जरूरी है। चलिए आप यहां तक समझाएं कि खर्च को ज्यादा होगा या कम होगा, यानी कॉस्ट बढ़ेगा घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा। करेक्ट, ये चीज हमको समझ में आया। लेकिन हमको ये बात जानना है कि अब हम खर्चा को अलग अलग भागों में क्यों बांट रहे हैं। इस वजह से बांट रहे हैं कि जब हम बिजनेस करें और किसी साल हमको ज्यादा प्रॉफिट कमाने का इच्छा हो, तो हम गलती से उन खर्च को कम ना कर दें जो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो हमको वो बात पता होना चाहिए। तो उसके लिए खर्च खुद को दो भागों में बांटता है। कौन कौन सा? एक बांटता है डायरेक्ट, क्या बोलता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दिक्कत, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब या फिर डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो सारा खर्च जिसके बिना बिजनेस क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्या दिक्कत? अब एक छोटा सा एग्जांपल देता है। अगर मान लो मेरा कोई एक फैक्ट्री है, क्या है, फैक्ट्री है। फैक्ट्री में तीन डिपार्टमेंट में आदमी लोग हैं। एक है वर्कर, दूसरा है मैनेजर, जितना ही मैनेजर लोग होता है बहुत सारा मैनेजर, और उसके बाद है हम लोग का ओनर लोग। अब तुमको ही पता है ओनर बिजनेस में कितना ही दिन आता है, ज्यादा नहीं आता है। मैनेजर अगर एक हफ्ता तक छुट्टी दे दे तो क्या दिक्कत है? सारा मैनेजर लोग एक हफ्ता ट्रिप पे घूमने चला गया, जाता है लोग ना, तो बिजनेस में को क्या दिक्कत है? लेकिन अगर जरा सोचो ये सारा वर्कर एक संग छुट्टी ले ले, हो ही नहीं सकता। अगर सारा वर्कर एक संग छुट्टी ले ले तो उत्पादन जो हो रहा है, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप। और जब सामान बनेगा ही नहीं तो सामान बिकेगा क्या? कोई दिक्कत? यानी कि एक बिजनेस के लिए वर्कर को जो पैसा देता है उसको कहता है वेजेस। क्या कहता है? वेजेस। बिजनेस जो अपने वर्कर को पैसा देता है उसको क्या कहता है? वेजेस। जो मैनेजर को देता है उसको क्या कहता है? सैलरी। और जो ओनर को देता है उसको क्या कहता है? नेट प्रॉफिट देता है। क्या देता है? सारा खर्चा वर्चा बात। हम लोग फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम लोग वेजेस और सैलरी। कंपनी तो दोनों को ही पैसा दे रहा है, वेजेस भी खर्चा है और सैलरी भी खर्चा है। लेकिन तुम खुद देखो ना, वेजेस क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बिजनेस में क्या होगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा। और यहीं पे मेरा सैलरी क्या हो गया, वो इनडायरेक्ट खर्चा हो गया। कोई दिक्कत? बात समझा तो? अब मेरे को एक बात बताना, मेरा जो फैक्ट्री है, ठीक है, वो फैक्ट्री जीन्स बनाता है। क्या बनाता है? जीन्स। जीन्स कैसा होता है तुम लोग सब कोई देखे ही हो। आजकल का बच्चा ऐसा तो नहीं कोई कि नहीं, हम तो बचपन से धोती पहने हैं, हम तो सलवार सूट पहने में जीन्स नहीं देखे हैं पाप। लेकिन जीन्स तो सब देखा है, कितना बच्चा तो ये पहन के ही बैठा है कि नहीं? तो हम एक नॉर्मल जीन्स बना रहे हैं। अब इस पे हंसना मत, क्योंकि हम एमएफ हुसैन तो है नहीं कि जो मत पेंटिंग बनाए। जीन्स हम पेंट करेंगे और सब लगाएंगे सब। थैंक यू। तो अब बताओ, ये मेरा जीन्स है, ठीक है। जीन्स बनाने में किन किन चीजों का जरूरत पड़ता है? जो भी सामान बन के तैयार होता है उसको जिस चीज के सहारे बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है खनिज पदार्थ या फिर कच्चा पदार्थ जिसके सहारे बन रहा है। तो एक बात बताओ, ये जीन्स किस किस चीजों के सहारे बन रहा है? हाँ बोलो, देखते हम एकदम मैसेज के बाद में। कपड़ा, ठीक है, धागा, बटन, क्या क्या हो गया तुम्हें? कपड़ा धागा से फिर धीरे धीरे इंग्लिश में आ गया। ठीक है ठीक है। अच्छा और कुछ?
पॉकेट और कुछ तो नहीं लगता है। हाँ हाँ करेक्ट, चलो। जो इलास्टिक लगता है ये उसका बात कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। लगभग यही चीज लगता है। ये सारा क्या है, मेरा मटेरियल का खर्चा है। ये सब खर्चा करेंगे तभी मेरा बिजनेस चलेगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत। लेकिन इसमें से भी अगर ढंग से देखा जाए तो कुछ चीज ऐसा है जो अगर खत्म हो जाए, ठीक है, तो बिजनेस तुरंत चलना मतलब बिजनेस चलना बंद हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अब तुमको बताते हैं एक एक करके कि अगर मान लो मेरे पास धागा खत्म हो गया है, क्या हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक फिलहाल आप जीन्स को कटिंग करके रख दो, काम तो रुक नहीं रहा है। दूसरा, अगर बटन नहीं है तो ठीक है, फिर उनके भी रख दो। अगर जिप नहीं तो ठीक है, बाद में जिप लग जाएगा, इलास्टिसिटी नहीं है ठीक है, बाद में इलास्टिक लग जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन अब मजेदार बात है कि अगर कपड़े नहीं है तो क्या करोगे। तो इस रॉ मटेरियल में भी सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या हुआ। तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हम मालिक हैं, ठीक है, या फिर मेरे ऊपर इस चीज का जिम्मेदारी है, तो मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि ये कपड़ा एक ऐसा चीज है जिसका स्टॉक कभी भी मेरे पास एंड तो नहीं होना चाहिए। अब कब हो सकता है जब ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि खत्म हो चुका और अब हम मंगवा रहे हैं। बात नहीं है, तो जैसा हम लोग की मम्मी करती है, चाय चढ़ाने के बाद चाय पत्ती याद आता है, दौड़ के चाय पत्ती डाल दो थोड़ा। अरे मेन चीज चाय बनाना, चाय पत्ती, चीनी नहीं आदमी एडजस्ट कर देगा, गुड़ डाल दिया, पूजा में मिश्री चढ़ता है ना, मिश्री इलायची डालो फिर डाल दे, मेन चाय पत्ती नहीं है। क्या दूध पी लेंगे ऊपर से चाय पत्ती, है कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो एक बार बताओ, ये मटेरियल, ये सारा तो मटेरियल है, लेकिन हम ये कह सकते हैं ना कि कपड़ा मेरे लिए क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, और ये सब मेरे लिए एक तरह से क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अच्छा, मटेरियल के ऊपर क्या करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो हम लोग इसको कह सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, या फिर ओवरहेड या फिर एक्सपेंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया इस केस में तो पहचान लिए, हर केस में कैसे पहचानेंगे, तो तुम लोग को थोड़ा सा बुद्धि लग गया कि कैसे पहचाना जाता है। अब हम यहाँ पे 3 नियम लिख रहे हैं, रूल ऑफ डिटरमाइन डायरेक्ट, किसी भी डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट कॉस्ट को, किसी भी डायरेक्ट एक्सपेंस को या डायरेक्ट कॉस्ट को पहचानने का 3 तरीका क्या है। पहला, एब्सेंट, अगर वो सामान नहीं है तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप, जैसा भी हम लोग का जिम, करेक्ट। ये बात नहीं तो, अगर मान लो हम कार बना रहे, क्या बना रहे हैं, तो कार में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, सबको दिमाग नहीं आएगा इंजन। नहीं, एक बात बताता हूँ, जब तक हम उसको बॉडी नहीं देंगे, ढांचा नहीं देंगे, तो इंजन सेट कहाँ करेंगे, हवा में। तो ये भी तो हमको समझना पड़ेगा ना। सबको तो ये लग रहा है कि इंजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हम लोग बचपन में कहते थे कि सीपीयू इज द, क्या बोला जाता था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बहुत सही बात है, सीपीयू द ब्रेन। तो सिर्फ सीपीयू और कीबोर्ड से काम हो जाएगा, हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो मॉनिटर है कि नहीं। मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया चल रहा है लेकिन मैं गूंगा है, एग्जाम्पल या वाह, तो फिर फायदा है। लेकिन तो सेकेंडरी ऑप्शन है, हमारे पढ़े लिखे भी नहीं है, तो लिखना पढ़ना तक नहीं जानते हैं, ये कैसे हो सकता है। बहुत बाबू, देश में सब थोड़ी पढ़ रहा है। अब एक बात कहें, ठीक है, दूसरा, वो भी नहीं पढ़े हम। दूसरा, ट्रेजेबल, ट्रेजेबल ये सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ट्रेजेबल, एक बात बताओ,
तुम किसी भी प्रोडक्ट एग्जांपल हो जैसे कि हाँ ट्रेजेबल हाँ ट्रेजेबल ट्रेजेबल का मतलब क्या हुआ आप जरा तुम समझाते हैं। जब हम जीन्स का बात कर रहे थे इसमें सबसे ज्यादा क्या दिख रहा था? कपड़ा। अगर कोई भी इंसान जीन्स पहन के आएगा दुकानदार जीन्स दिखाएगा तो सबसे पहले नजर किस पे जाएगा? कपड़ा पे नहीं जाएगा कि बटन पे चैन पे धागा पे तो बाद में जाएगा ना सर। पैकेट के अंदर पैकेट फटा कि नहीं फटा है तो बाद में जाएगा ना। हाँ या ना। तो सबसे ज्यादा ट्रेजेबिलिटी क्या इतनी मतलब कार में भी क्या बोले बॉडी। अब कोई कार देखेगा तो हमको मतलब नहीं है डिक्की को इंजन देखा इंजन ये होता है पता होगा। पहले तो कार का बॉडी देखेगा ना। हाँ या ना। कोई दिक्कत। थर्ड चीज आपको जब कभी भी प्रोडक्शन बढ़ाना है क्या करना है? अगर आप चाह रहे हो उस चीज का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन बढ़े तो सबसे पहले आपको वही सामान क्या करना पड़ेगा? उसका ऑर्डर आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब बताओ पिछले साल जीन्स बनाए थे 1 लाख इस बार जीन्स बनाना चाह रहे 2 लाख तो सबसे पहले क्या फोन करके मंगाएंगे? अरे पहले बटन भेज दो भाई। तो बटन से हवा में लगाओगे पहले तो कपड़ा मंगाओगे ना। आया ना। कोई दिक्कत। अच्छा ये सब तो यहाँ पे पॉइंट बुक में दिया हुआ है। एक एडिशनल पॉइंट हम तुमको समझा रहे हैं। एडिशनल प्लानिंग क्या चीज बताने चलो। जो बटन आता है वो 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए जब आप लॉट में खरीद रहे हो 1 रुपया करेक्ट। वो हम किसी से भी ले लेंगे 1 से 1.5 रुपया भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा हमको। लेकिन जब हम कपड़ा खरीद रहे हैं तो हमको कपड़ा का क्वालिटी क्वांटिटी और रेट इसके लिए हम बहुत प्लानिंग करेंगे। अलग अलग जाएंगे सप्लायर के पास मटेरियल देखेंगे कौन हमको सबसे सस्ता दे रहा है अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद इसको लेके आएंगे। हाँ या ना। कि कपड़ा गया सिल देने उससे मतलब नहीं है। बटन और धागा अच्छा होना चाहिए कि आदमी घिसते रहे लेकिन फटे ना ऐसा होगा क्या? तो एक कपड़ा बीच से फट जाए सिलाई नहीं फटना चाहिए ऐसा होगा। भाई सिलाई खुल जाए ठीक है आदमी उसको बाद में सिल देगा। कपड़ा फट गया सिलाई को कुछ नहीं हो देख रहे हो। हाँ या ना। कोई दिक्कत। तो एक पॉइंट तो यहाँ से तुम लोग को समझ में आया कि पहले खर्चा कितना तरह का होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कोई दिक्कत थी। अब जब भी हम लोग बिजनेस करेंगे किसी भी चीज का तो हम लोग भी कुछ लिस्ट बना लेंगे कि कौन सा मेरे लिए खर्च डायरेक्ट एक्सपेंस और कौन सा खर्च मेरे लिए इनडायरेक्ट है जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। बात समझे तो जैसे मेरे ट्यूशन के लिए जहाँ पढ़ा रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट खर्चा मतलब क्या है जो करना बहुत जरूरी था। पंखा चाहिए लाइट चाहिए और ये इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बात समझे तो एसी लग गया तो माशाल्लाह अच्छा बात है लेकिन हम उसको अवॉइड कर रहे हैं ना करके अपना खर्च तो बचा रहे हैं। जिस दिन एसी लगा देंगे तो एसी लगाने ऐसा थोड़ी बोल सकते बाबू एसी लग गया 100 रुपए ज्यादा खरीद लेंगे। बोल सकते हम नहीं बोल सकते। तो मेरे को उसी में से सेलिंग प्राइस वही है मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी घटेगा ना। यस यस। तो फिलहाल उसको मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं लगवा रहे कोई दिक्कत है। नेक्स्ट बात क्या है? अब आता है कि बिजनेसमैन थोड़ा और अपने आप पे चिंता भावना करता और सोचता है उसके बाद कि इम्प्लिसिट और इम्प्यूटेड कॉस्ट मेरे लिए क्या क्या है और एक्सप्लिसिट और इसके एक और नाम है नॉशनल कॉस्ट। क्या नाम है? इस तीनों कॉस्ट का मतलब ये है वो खर्च जो लग नहीं रहा है हम बचा ले रहे हैं ठीक है लेकिन दुनिया के नजर में वो एक खर्च है। वो खर्च जो लग नहीं रहा है दुनिया के नजर में वो एक खर्च है। सबसे पहला बात। दूसरा बात क्या है? अगर मेरे जगह कोई और रहता तो उसको वो खर्च देना पड़ता जैसे एग्जाम्पल के लिए। हाँ यहाँ पे एकदम एक्साइटेड आ जाते हो ना। बता दे पहले रिकॉर्डिंग
हमारे लिए रेंट क्या है? अगर हम दुनिया में अगर मान लो कोई भी इंसान अपना कोचिंग सेंटर खोलता है, कोई भी इंसान, और अगर अपने घर से हट के कहीं दूर जाके खोलो, उसको कुछ तो भाड़ा देना पड़ेगा। या हम अपने घर में ही खोले तो हमको भाड़ा तो देना नहीं पड़ रहा है। यानी कि ये खर्च मेरा लग नहीं रहा है। बट आज के डेट में जब तुम लोग सोचोगे कि भाई हम सोच रहे ट्यूशन सेंटर खोलने का, करेक्ट, तो तुम लोग तो 1,000 2,000 रुपए रेंट मन में सोच के चलोगे कि महीना का 2-3 हजार रुपए रेंट तो देना पड़ेगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत? अच्छा, तुम लोग के भी पास अगर अपना खुद का घर है और व्यवस्था हो जा रहा है घर में ही, तब तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन सबके पास तो सेम अपॉर्चुनिटी नहीं ना होगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत? अच्छा, लेकिन क्या हम जब अपना ट्रेडिंग पीरियड ट्यूशन का बनाते होंगे, जब अपना हिसाब किताब बताते होंगे, तो सरकार को हम बोलते नहीं होंगे कि सर मेरा 2,000 रुपया रेंट जा रहा है, क्या जा रहा है? दिखाते होंगे ना? हाँ या ना? लेकिन क्या वो खर्च सच में हो रहा है? तो इस खर्च को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट या इम्प्यूटेड कॉस्ट, जो एक्चुअली में हो नहीं रहा है। बात समझा? तो बट हम लोग उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। क्लियर ये बात? अच्छा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? वो खर्च जो हकीकत में मेरा लग रहा है। जैसे यहाँ के लिए क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत? याद है? अच्छा, अगर हम लोग अब नेक्स्ट खर्च पढ़े, तो अब हम लोग के लिए खर्च है, पहले एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और डिप्रिसिएशन, ये दो अलग अलग खर्च, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है? महीना भर लाइट चल रहा है तो हमको देना पड़ रहा है ना पैसा। जैसे महीना के इलेक्ट्रिक बिल आता होगा 5 से 6 हजार रुपये हमको पे करना पड़ता होगा। कोई दिक्कत नहीं है। जिस बेंच पे तुम लोग बैठे हो, ये बेंच 20,000 रुपया बना था, कितना बना था? अगर आज हम इस बेंच को बेचे तो क्या हमको 20,000 रुपया दे देगा? कितना देगा वो? 8,000, 10,000, 7,000, जो भी अमाउंट है। हम मान के चलते हमको 10,000 रुपया दे रहा है। क्यों 10,000 रुपया दे रहा है? क्योंकि सर ये सामान सेकंड हैंड हो गया। सेकंड हैंड होने का मतलब क्या होता है? कि उस सामान को, उस वस्तु को हम क्या किए हैं? अपने उपयोग में लाए, अपने लिए यूज किए हैं। तो कोई भी मेरे को उसका कम दाम देगा। हाँ या ना? पता है ये एक तरह का खर्च नहीं है जो हमको हर साल सहना पड़ रहा है। यानी कि जब पहले साल हम बेंच खरीद के लाए थे 20,000 रुपए का, अगर उसको अगले साल ही बेच देते, ठीक है, तो हमको 18,000 मिलता। उस साल नहीं बेचे और एक साल बाद बेचे तो 16,000 मिलता। उस साल नहीं बेचे और एक साल बाद बेचे तो 14,000 मिलता। उस साल नहीं बेच के फिर, तो जितना दिन बीतते जाएगा उसका दाम तो धीरे धीरे घट रहा है ना। लेकिन क्या इसके लिए हम जाके किसी को पैसा पे कर रहे हैं क्या? पैसा तो बार बार पे नहीं कर रहे हैं। पैसे एक ही बार हम बेंच खरीदते वक्त कर दिए थे, लेकिन घट रहा है इसका वैल्यू धीरे धीरे। क्या हो रहा है? कोई दिक्कत आता है? तो ये डिप्रिशिएशन जो तुम्हारे लिए है, इट इज अ नॉन कैश आइटम। क्या बोला जाता है? नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है? और वही इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है? जैसे ही महीना लग रहा है हमको पैसा, तो ये क्या हो गया? कोई दिक्कत? तो देखो अभी तक कितना तरह का खर्च पड़े हो तुम लोग। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ओवरहेड, उसके बाद इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कोई दिक्कत है आता? बात समझ आता? अब पढ़ेंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट। क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तीन तरह का खर्च पढ़ेंगे। और इसको सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इसको थोड़ा गहराई में जाके समझने का कोशिश करेंगे। क्या होता है फिक्स कॉस्ट? वो खर्च जो चाहे कुछ भी हो जाए बदलता। एग्जाम्पल के लिए, अगर जो हम बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अगर मान लो मेरे सिवाय अगर तुम लोग कहीं और पे ट्यूशन लेते या ट्यूशन सेंटर खोलते, तो तुम लोग को रेंट पे करना पड़ता है। या फिर हमको मान लो ऐसा ही एक ट्यूशन सेंटर दूसरा ब्रांच कहीं खोलना है, तो हमको रेंट पे करना पड़ेगा। अगर उस एरिया में मेरा घर और ट्यूशन नहीं है तो पे करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत। तो जब वहां पे हम रेंट पे करेंगे, मान लो 5,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है,
तो आप एक स्टूडेंट पढ़ा है या 100 स्टूडेंट पढ़ा है, मेरा भाड़ा तो 5,000 ही लगेगा। हाँ या ना? तो फिक्स कॉस्ट उसको कहते हैं जिसको आउटपुट से कोई मतलब नहीं होता। आउटपुट से कोई मतलब, आप एक पीस बनाओ या 100 पीस बनाओ, भाड़ा तो आपको उतना ही लगेगा। क्लियर है बात? दूसरा, जो फिक्स कॉस्ट होता है ना, वो पर यूनिट पे वैरी करता है। क्या करता है? अब इस कंसेप्ट को कैसे समझोगे? सुनो, हम कहीं पे जगह लिए रेंट पे पढ़ाने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल, और मेरे पास अभी एक स्टूडेंट आया। कितना स्टूडेंट आया है? और मेरे को रेंट देना पड़ रहा है 1,000 रुपए। कितना देना पड़ रहा है? तो उस बच्चा से जरूर हम 1,200 1,500 देंगे, तभी ना मेरा काम चलेगा। क्योंकि 1,000 रुपए तो किसका चल जा रहा है? रेंट का। हाँ या ना? कोई दिक्कत? दूसरा, अगर मान लो दो स्टूडेंट आ गया, कितना स्टूडेंट आ गया, और हम मान रहे हैं और कोई खर्चा नहीं है फिलहाल, तो क्या दो स्टूडेंट पे भी तो रेंट हमको 1,000 ही देना पड़ रहा है। लेकिन अब हमको पर बच्चा से कितना रिकवर करने का टेंशन है? 500-500 रुपए। कितना? तो अब हम बच्चा लोगों को फिर 600 700 600 700 रख सकते हैं। अगर कल के डेट में और बच्चा आ गया, मान लो 10 स्टूडेंट आ गए, कितना आ गया? 10। करेक्ट, रेंट तो 1,000 ही लग रहा है। यानी कि पर बच्चा से मेरे को कितना पैसा रिकवर निकलवाने का कोशिश करना है? 100 रुपए। अब हम फीस कितना रख सकते हैं? 200 250। है या ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ ना? तो जो फिक्स कॉस्ट होता है वो टोटल में वही रहता है, लेकिन जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाता है वो क्या होता है? घटता है। कोई दिक्कत ही नहीं आता? कोई दिक्कत? मान लो मेरा रेंट लग रहा था 1,000। कितना लग रहा था? एक पीस प्रोडक्ट बनाए तो भी 1 ही 1,000 देना पड़ेगा। 10 पीस प्रोडक्ट बनाए तो भी 1,000 देना पड़ेगा। 100 पीस बनाए तो भी क्या देना पड़ेगा? ये जो कर्व मेरा बना इसको कहेंगे हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या हो गया? टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट अब तुमसे एग्जाम में पूछा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? कोई दिक्कत? लेकिन एक बार बताओ, जब एक पीस बना रहे थे तो रेंट 1,000 पर पीस पे लग रहा था। कितना लग रहा था? पर पीस पे। जैसे ही हम 10 पीस बनाने लगे, कितना पीस बनाने लगे, तो पर पे रेंट कितना लगेगा? 1,000 डिवाइडेड बाई 10, 100। जैसे ही हम 100 पीस बनाने लगे तो पर पीस पे कितना लगेगा? यानी कि अगर तुम ढंग से देखो तो ये नीचे की ओर आ रहा है ना? कोई दिक्कत? इसको हम लोग डाउनवर्ड स्लोपिंग भी बोलते हैं और रेक्टेंगुलर हाइपाबोला भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग डाउनवर्ड कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? दोनों डायग्राम में अंतर क्या है? वहां पे हम लोग टोटल खर्च को देख रहे थे, यहाँ पे एक एक पे कितना खर्च हो रहा है उस पे देख रहे थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बनू? कोई दिक्कत? ये हम लोग किसका बात किए? फिक्स कॉस्ट का। कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा खर्च है जो आप जितना ज्यादा सामान बनाओगे वो खर्च उतना ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब तुमको बताते हैं। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट का आउटपुट से सीधा सीधी मतलब रहता है, जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा वो खर्च बढ़ेगा। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के लिए क्या है? मटेरियल। अगर मान लो हम
100 कप चाय बना रहे हैं, तो हो सकता है 10 लीटर दूध लगे एग्जाम्पल के लिए। और अगर मान लो हम 200 कप बनाएंगे तो दूध का क्वांटिटी भी तो डबल लग जाएगा। यानी कि जितना मेरा क्वांटिटी हम चाय का बढ़ाते जाएंगे उतना मेरा रॉ मटेरियल है। जीन्स बना रहे हैं, 100 पीस जीन्स बनाने में और 2000 जीन्स बनाने में सेम लगेगा? जमीन आसमान का अंतर का खर्च है। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहला चीज। पहला। दूसरा बात क्या है कि ये पर यूनिट पे फिक्स रहता है। क्या होता है? अब ये कंसेप्ट 2 मिनट में समझ जाओगे ऐसे। मेरे यहाँ पे जो जीन्स बनाता है जो दर्जी, एक जीन्स बनाने का 200 रुपए देता है। कितना देता है? तो अगर 10 जीन्स बनवाएंगे तो कितना देगा? 2000 लेगा। तो 10 जीन्स, 100 जीन्स बनवाएंगे तो 20,000। ठीक है। 1000 जीन्स बनवाएंगे तो 2,00,000। यानी कि जितना ज्यादा बनाते जा रही बढ़ते जा रहा है, प्रोडक्शन से लेना देना है। लेकिन एक चीज देखो, पर पीस तो 2 ही से ले रहा है, तो पर पीस पे तो फिक्स है ना? है ना? कोई दिक्कत? तो जरा तुम देखो, फिक्स और वेरिएबल में उल्टा नहीं है। जो फिक्स कॉस्ट होता है वो टोटल में फिक्स होता है। कितने फिक्स होता है? टोटल में फिक्स होता है। और पर यूनिट में क्या होता है? घटता हुआ चला जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? हम लोग ये दो डायग्राम देखे थे। कोई दिक्कत? वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है? टोटल में बढ़ते घटते रहता है, लेकिन पर यूनिट में फिक्स रहता है। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने किसका लिए? दर्जी के एग्जाम्पल लिए। तो दर्जी के एग्जाम्पल लिए हैं, कैसे समझो कि पहले एक पीस जीन्स बना रहे थे तो 200 रुपए ले रहा था, करेक्ट? 10 पीस जीन्स बनवाए तो कितना लेगा बाबू? 2,000। है या ना? और अगर हम लोग 100 पीस बनवाएंगे तो कितना ले लेगा? मतलब अगर तुम ढंग से देखो तो वेरिएबल कॉस्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है ना? कोई दिक्कत है तक? वेरिएबल कॉस्ट ऊपर की ओर, यानी कि जितना ज्यादा हम उत्पादन बढ़ाते जाएंगे प्रोडक्शन, उतना ज्यादा मेरा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते हुए चला जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है बात? अब बिजनेसमैन ये दो खर्चा क्यों साइड किया जाता है? हम लोग इसका मतलब तो समझे कि डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल क्यों साइड किया, कि डायरेक्ट मटेरियल का ज्यादा ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट मटेरियल का कम भी ध्यान रखना है। ये फिक्स और वेरिएबल को क्यों छाट रहा है? फिक्स और वेरिएबल के साथ छाट रहा है ना, कि वेरिएबल खर्चा चाह के भी रोक नहीं सकता है। वेरिएबल खर्चे चाह के भी रोक, लेकिन फिक्स खर्चा रुक सकता है। कैसे? अगर मान लो खुद का जगह खरीद लिया तो रेंट लगना बंद ना। हाँ या ना? और उससे बेनिफिट भी है, भविष्य में जगह बेचेगा तो इसका पैसा भी रिकवर। अभी तो रेंट भी दे रहा है और जगह उसका है भी, तो उन चीजों पे ध्यान दे पाता है। बात समझा? तो अब एक और फिक्स खर्चा का हम नाम ले रहे हैं। फैक्ट्री के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रहता है, तो सिक्योरिटी गार्ड आपके फैक्ट्री में एक पीस सामान बने 1,00,000 पीस बने, उससे क्या मतलब है? उसको 8,000 10,000 मिले उतना ही मिलेगा। लेकिन उस फिक्स कॉस्ट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उस फिक्स खर्चा क्या कहेंगे? दरवाजा तुम हमसे हट जाओ, हम खुद खड़ा रहेंगे, खर्चा बचा दिए। ऐसा होगा? तो फिक्स कॉस्ट में भी कुछ फिक्स कॉस्ट ऐसा है जिसको आदमी क्या कर सकता है, जीवन भर के लिए खत्म कर सकता है, लेकिन सारा फिक्स कॉस्ट भी तो खत्म नहीं कर सकता है ना? अच्छा, कंपनी में एक पीस बने या 100 पीस बने, अकाउंटेंट को सैलरी तो उतने मिलेगा। उसका तो सैलरी 25,000 30,000 40,000 जो भी उसका होगा, फिक्स होगा। हाँ या ना? तो क्या इस खर्चा को इग्नोर कर सकते हैं? अकाउंटेंट कल से मत आना, हम खुद से संभाल लेंगे। पॉसिबल है? तो इस वजह से फिक्स कॉस्ट पे भी और वेरिएबल कॉस्ट पे भी ध्यान दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं आता? अगर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बनाए तो बाबू जब एक पीस बना रहे थे तो खर्च कितना लग रहा था? 200। जो 10 पीस बना रहे थे तो पर पीस का खर्च कितना लग रहा था? 200 पर पीस का। और अगर जब 100 पीस बना रहे थे तो कितना लग रहा था? ये होता है मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये होता है मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट।
पहले बताओ, तब हम आगे बढ़ेंगे। इस चारों चित्र में किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? यहां तक समझ आ गया? कुछ खर्चा बड़ा शानदार होता है और उसको हम लोग सेमी वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा शानदार होता है। क्यों शानदार होता है समझो? उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों मिला हुआ रहता है। क्या होता है? फिक्स और वेरिएबल दोनों मिला हुआ रहता है। कोई दिक्कत नहीं आता। जियो का रिचार्ज अभी कितना चल रहा है? कोई भी प्लान बताओ जिसमें हमको एक दिन का 2 GB 1 GB मिलता हो, कोई भी। हाँ। नहीं नहीं, वो पूरा मतलब जो पैक आता है 299 399 आता है ना, 349 में कितना मिलता है? पर डे कितना मिलता है? 1.5 GB मिलता है, यही ना? तो फिलहाल हम लोग 2 GB मान के चलते। कितना मान के चलता है? 2 GB। कोई दिक्कत नहीं। ये 350 रुपए हम कितना दिन के लिए खर्च कर रहे हैं? 28 दिन के लिए। जरा इस 350 रुपए को 28 दिन से डिवाइड करो तो कितना आएगा? करो कैलकुलेटर पर। 12.5। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन हम 2 GB नेट चलाने के लिए 12.5 रुपए खर्चा कर रहे हैं। एक दिन हम 2 GB नेट चलाने के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं? 12.5 रुपए। हाँ या ना? तो अब एक बात बताओ, हम रोज का रोज 500 चलाए, 300 चलाए, 400 चलाए, कुछ भी चलाए, अगर 2 GB के अंदर चलाए तो मेरा खर्चा तो 12.50 रुपए ही आएगा ना? हो सकता है पूरा 2 GB यूज ना किया, आज सुबह से नेट ही ना चलाए, बट फिर भी तो हमको देना पड़ेगा ना। अभी तो किसकी तरह है? पूरा फिक्स कॉस्ट की तरह है। हाँ या ना? है तो फिक्स कॉस्ट की तरह। क्या आप यूज करो या ना करो, आपको देना तो पड़ेगा। जैसे रेंट का, आप रहो ना रहो, आपको भाड़ा तो देना होगा ना। कभी कभी हम लोग भाड़ा के घर में, ठीक है, अगर रहे हैं तो अगर मान लो 1 महीना के लिए गाँव जाते थे तो ऐसा होता था क्या? ठीक है यार, तुम लोग के घर में कोई रेंट पे रहता था, ऐसा होता है क्या कि हम तो 1 महीना थे ही नहीं? अरे थे नहीं तो घर तो बंद करके तो रखे थे ना। भाड़ा तो देना पड़ेगा ना। है या ना? कोई दिक्कत है आता है? तो ये होता है भैया फिक्स। लेकिन अगर मान लो आज मेरे को 5 GB का जरूरत पड़ गई, कितना जीबी का जरूरत पड़ गया, तो पहला 2 GB तो मेरे लिए कितना रुपए का पड़ेगा? लेकिन उसके बाद से हम जितना जीबी लेना चाहेंगे, मान लो 1 GB का मेरे को पड़ रहा है 11 रुपए। कितना पड़ रहा है? 1 GB लेने के 11 रुपए। ऐसा कोई कूपन है ना 11 का? ठीक मान, तो 1 GB लेने का मेरे को 11 रुपए पड़ रहा है और हमको कितना जीबी का जरूरत पड़ गया बाबू? आज 5। दो का काम हो चुका है, अब एक्स्ट्रा कितना चाहिए? तो मतलब अलग से हमको 33 रुपए खर्चा करना पड़ेगा। तो आज के दिन का खर्चा कितना हो गया? 12.5 रुपया प्लस 33 रुपए, कितना हो जाएगा? कितना? 55 की 45.5। आज का खर्चा कितना हो गया? 45 पॉइंट। अब तुम खुद देखो, इसमें थोड़ा सा फिक्स कॉस्ट भी मिला हुआ है और थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट भी मिला हुआ है, दोनों मिलकर बना है ना। फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर? जैसे एक बात बताओ, यहाँ से रिश्वड़ा से हावड़ा जाने का भाड़ा कितना है? 5 रुपए ट्रेन। 5 रुपए। श्रीरामपुर से हावड़ा जाने का भाड़ा 5। सेवड़ापुर से 5। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब एक बात बताओ, हम सेवड़ापुरी से जाए या रिश्वड़ा से जाए या कोन नगर से जाए, ये जो 8-10 स्टेशन, हम किसी भी स्टेशन से ट्रेन पकड़े, मेरे को 5 रुपए तो देना पक्का है ना? हाँ या ना? लेकिन कोई एक स्टेशन होगा, क्योंकि बैंडल से 20 लगता है इतना हमको याद है, तो कोई एक स्टेशन होगा जहां से 20 रुपए रेट होता होगा। हाँ या ना? तो मेरा कुछ दूर तक तो ठीक है कि अगर मान लो हम एग्जाम्पल के लेके चले कि रिश्वड़ा तक मेरा भाड़ा कितना? 5 रुपया। अब रिश्वड़ा से ट्रेन पकड़े, कोन नगर 3 मोटर कैसे पकड़े, उसके बाद अगर जैसे ही श्रीरामपुर से कटवाते हैं तो कितना कह रहा है? 10। ठीक है, सेवड़ापुरी से मान लो करा 15। उसके बाद पर स्टेशन में 5-5 रुपए बढ़ने लगा ना। तो जब तक हम रिश्वड़ा आ रहे थे मेरा भाड़ा फिक्स, लेकिन जैसे रिश्वड़ा के बाद
तो ट्रेन का ही भाड़ा लग रहा है, लेकिन अब वो क्या हो गया, पर स्टेशन पे 5 5 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है, तो कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो इसको हम लोग कहते हैं सेमी वेरिएबल, क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बात। ये तो चलो मैं आग के सामने पहचानवा दी कि कैसे कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है। एक एग्जांपल लेते हैं। पहला खर्चा है मेरा कॉस्ट वन, क्या है, कॉस्ट वन, कॉस्ट टू, कॉस्ट थ्री। यूनिट है 1000। हम कोई सामान बना रहे हैं, उस सामान को बनाने में मेरा 3 तरह का खर्च लग रहा है, कॉस्ट वन, कॉस्ट टू, कॉस्ट थ्री। ठीक है, फिर हम, हाँ, शांति से रहा, ठीक है, ये नहीं कि पहले ही बताना। हम कोई इसमें से तुम लोग बता सकते हो कि मेरा फिक्स कॉस्ट कौन सा है, गुनगुन बता सकती है कौन सा मेरा फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट क्या होता था, आप कितना बनाओ, कुछ भी करो, वो खर्च उतना का उतना ही रहेगा। तो ये हमको पहला वाला तो दिख गया वैसा, ये हो गया मेरा फिक्स कॉस्ट। कोई दिक्कत, क्लियर है बात। अब मेरा आता है कि ये दोनों खर्च क्या है। ये दोनों खर्च ऐसा था कि आप जितना प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या था कि आप जितना प्रोडक्शन करोगे उतना आपका खर्च क्या होगा, बढ़ते जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, जब 1000 था तो 1500 लग रहा था, जब 2000 था तो 3000 रुपए लग रहा था। तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट की तरह लग रहा है। कॉस्ट ट्री को देखे तो 1000 पीस बना रहे थे तो 5000 रुपए लग रहा था, जब 2000 बना रहा तो 8000, ये भी तो बढ़ रहा है, ये भी देखने में वेरिएबल लग रहा है। तो अब सही में वेरिएबल कौन, इसको कैसे परखेंगे, पर यूनिट निकाल के। क्या निकाल के, क्योंकि हम एक बात बताए थे कि वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट क्या होता है, सेम होता है। कितना लगता है, क्या रहता है, सेम। बताए थे ना, पर यूनिट क्या होता है, सेम। एक बात बताओ, अगर 1000 पीस बनाने में 1500 खर्चा लग रहा है, 1000 पीस बनाने में 1500 खर्चा लग रहा है, तो एक पीस का दाम बता सकते हो मेरे को, कितना लगेगा, कितना लगेगा, आराम से सोच के बताओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर 1000 पीस बनाने का 1500 रुपए लग रहा है, तो एक पीस का कितना लगेगा, हाँ, कितना बजी, कितना लगेगा, 1 पॉइंट, कितना लगेगा, 1.5। यानी कि 1500 से हम लोग क्या करेंगे, 1000 को डिवाइड दे देंगे, तो मेरा 1.5 आ गया, करेक्ट, 1.5 रुपया पर पीस। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो, अगर 3000 पीस बनाने का कितना लग रहा है, सॉरी 3000 रुपए लग रहा है 2000 पीस बनाने का, तो एक पीस का कितना लगेगा। तो अगर हम लोग करेंगे 3000 डिवाइडेड बाई 2000, तो पर पीस का कितना आ गया। और अब क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होना चाहिए। तो भैया ये मेरा डिक्लेयर हो गया कि मेरा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। कोई दिक्कत है आता। अच्छा, अगर 5000 रुपए लग रहा है 1000 पीस के लिए, कितना के लिए लग रहा है, तो एक पीस के लिए कितना लगेगा, तो 5000 डिवाइडेड बाई 1000, कितना। कोई दिक्कत, अगर 8000 लग रहा है 2000 के लिए, तो एक पीस के लिए कितना लगेगा। ये तो गड़बड़ हो गया ना, इसका तो ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, और ना इसका यहाँ पे टोटल सेम है। तो अब बात ध्यान रखना, जिसका ना टोटल सेम हो
ना पर यूनिट सेम हो, जिसका ना टोटल सेम हो और ना पर यूनिट सेम हो, उसको हम लोग सेमी वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पहचानने का तरीका मिल गया। जिसका टोटल, जिसका देख के साफ साफ दिख जाता है, जैसा हजार हजार दिख रहा था, वो क्या हो गया मेरा? फिक्स कॉस्ट हुआ। तो और जिसका हम लोगों को पर यूनिट सेम मिलता है, वो क्या हो जाता है? जैसे हम दर्जी वाले एग्जांपल दिए थे, दर्जी एक चीज बनाने का 200 ले रहा है, एक बनाओ, 10 बनाओ, 100 बनाओ, जितना पर का तो 2 ही चलेगा। ये होता है पहचानने का तरीका, वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन। कोई दिक्कत? अब मेरे को करना क्या रहता है? ब्रेक आउट द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इस शब्द का मतलब क्या हो? ब्रेक आउट द सेमी वेरिएबल कॉस्ट या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? उसमें थोड़ा सा फिक्स्ड है और थोड़ा सा वेरिएबल। आपको वो अलग करना है। क्या करना है? अलग करना। कोई दिक्कत आता है? वो अलग करने का तरीका क्या होगा? तो अलग करने का तरीका क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या निकालते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कैसे निकलता है? ध्यान से। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन अमाउंट। क्या होता है? चेंज इन अमाउंट डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट या परसेंटेज। चेंज इन यूनिट या परसेंटेज। चेंज इन अमाउंट का मतलब क्या हुआ? मेरा कौन सा खर्चा सेमी वेरिएबल है? तीसरा वाला। 5,000 से कितना हुआ है? 8,000। 5,000 से कितना हुआ है? 8,000। 3,000 का चेंज आया है। और यूनिट में कितना का चेंज आया होगा? 1,000 से 2,000 हुआ है, यानी 1,000 के यूनिट में चेंज आया है ना। कोई दिक्कत? अगर इससे इसको डिवाइड दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या निकालते हैं? फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो। कॉस्ट 3 मेरा कितना था? कॉस्ट 3 फॉर 1,000 यूनिट कितना लग रहा था? 5,000 रुपया लग रहा था ना। 1,000 इंटू 3, 2,000 आ जाएगा। कॉस्ट 3 मेरा 1,000 यूनिट के लिए कितना लगता था? कॉस्ट 3 मेरा 1,000 यूनिट के लिए कितना लगता था? 5,000। उसको लिखे हम, लिख दिए। कितना पीस बनता था? 1,000 पीस बनता था ना। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट कितना आया था? मल्टीप्लाई किसे किए? तो ये जो बचा इसको क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट। क्या बोलेंगे? अब कॉस्ट 3 फॉर 2,000 यूनिट कितना खर्चा लगता था? 8,000। कितना पीस बना था वो? 2,000 पीस। एक पीस का कितना लगता था? 3। करेंगे तो कितना आएगा? अलग अलग हो गया। कोई दिक्कत? तो ये वाला हिस्सा मेरा हो गया वेरिएबल कॉस्ट। तो फिर पूछेगा कि सेमी वेरिएबल में कितना हिस्सा फिक्स था? तो 2,000 रुपया कितना फिक्स था। अब वेरिएबल कितना था? तो भैया पहले वाले की वेरिएबल था 3,000 और दूसरे वाले के लिए वेरिएबल कितना था? 6,000। फिर दिक्कत आता है। पहले वाले के लिए वेरिएबल कितना? 1,000 इंटू 3। ठीक है। और दूसरे वाले की कितना है? 2,000 इंटू 3। फिर दिक्कत आता है। इस तरह से हम लोग पहचानते हैं। तो अभी तक हम लोग कितना तरह का कॉस्ट पहले समझे हैं? डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। बात समझा? तो उसके बाद हम लोग क्या? इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कोई दिक्कत? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कोई दिक्कत? 7 तरह के खर्च सीखे।
एक कॉस्ट होता है सम कॉस्ट, क्या होता है? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेरा कंपनी है, वो टेक्नोलॉजी वाला कंपनी कुछ नए तरह की चीज का आविष्कार कर रहा था, काम कर रहा था, फ्लॉप हो गया। आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अब बताओ, 10 लाख रुपए उसका रिसर्च में खर्चा कर दिए थे। क्या किए थे? 10 लाख रुपए उसका रिसर्च में खर्चा कर दिए थे। जब 10 लाख रुपए उसको खर्च कर दिया और वो पैसा पूरा डूब गया, तो उस खर्च को क्या बोलेंगे? सunk कॉस्ट। क्या कहेंगे? सunk कॉस्ट। बात है ना? संक, स्विंग का मतलब और संक का मतलब डूबना ही होता है। कोई दिक्कत आता है? पैसा मेरा क्या हो गया? डूब। कोई दिक्कत? एक वर्ड आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्या आता है? इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है? इकोनॉमिक प्रॉफिट एक ऐसा चीज है जहां पे क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी हम जस्ट पहले बताएं कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है। मेरे बिजनेस में मेरे लिए रेंट क्या है? इम्प्लिसिट, जो दुनिया को तो लग रहा है कि लग रहा है, लेकिन मेरा ऐसा कोई खर्च। एक्सप्लिसिट मेरे लिए क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ट्यूशन चला रहे तो बहुत सारा खर्च है, ऐसा मेरा हो सकता होगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब वो चीज समझो ना, कि जिस चीज को तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो बट वहां पे बहुत बड़ा फायदा बचा रहे हैं। अब एक चीज समझाते हैं। अकाउंट्स कौन पढ़ा रहा है? इको कौन पढ़ा रहा है? लॉ तुम लोग को कौन पढ़ा रहा है? बात समझ रहे हो तुम? सारा सब्जेक्ट पढ़ा कौन है? अगर हम नहीं पढ़ाते सारा सब्जेक्ट, ठीक है, तो हमको अपने ट्यूशन में अलग अलग टीचर रखना पड़ता। करेक्ट। उनको पेमेंट देना पड़ता। वो सब पेमेंट हमको करना नहीं पड़ रहा है। वो सब प्रॉफिट कहाँ आ रहा है? मेरे लिए बच रहा है ना। हाँ, मेरा समय जा रहा है, मेरा मेहनत जा रहा है। जो मेहनत दो लोग करते हैं, तीन लोग करते हैं, स्कूल में क्या होता है? हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है, 10 टीचर है, तो 10 टीचर को अलग अलग पेमेंट जाता है। तो 10 टीचर का काम भी तो हम अकेले कर रहे हैं। बात समझ रहे? तो ये वो प्रॉफिट है जो दिखता नहीं, जो छिपा रहता है, लेकिन ये प्रॉफिट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। इसको क्या कहते हैं? कि आदमी अगर इस बिजनेस में उतरा है या किसी बिजनेस में, तो एक नॉर्मल प्रॉफिट तो है जो वो कमाएगा। हाँ या ना? एक दुकानदार दुकान खुला है, ठीक है, हो सकता है उसका बहुत सामान ना बिके, ठीक है, बहुत, लेकिन कुछ तो बिकेगा, कुछ तो बिकेगा, और तो कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा। अब दो चीजें, फिलहाल ये मत सोचना कि फिक्स कॉस्ट का सामान बेचता है। तो ऐसा सोचना कि वो वेरिएबल कॉस्ट का सामान, मतलब क्या? पार्ले जी बिस्किट का दाम क्या है? 3 4 5 जो भी फिक्स है। साड़ी का दाम 3 4 5 फिक्स है क्या? कि 300 में साड़ी मिलेगा, 400 में साड़ी मिलेगा, 500 में साड़ी मिलेगा? दुकानदार जैसा कस्टमर देखता है वैसा प्राइस चार्ज करता है। अगर उसको बहुत कोई ढीठ कस्टमर मिल गया, मान लो कि वो बोल रहा है कि साड़ी का 3,000, और उसका हम 1,300 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे, तो तुमको क्या लग रहा है कि 1,300 में साड़ी दे देगा? वो रोते रोते 1,500 में आके देगा, जिसमें उसका नुकसान तो हुआ है, लेकिन क्या ऐसा है कि एकदम पूरा नुकसान हो गया है? दो चीज होता है, एक होता है लॉस और एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक होता है लॉस, एक होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। वो 1,000 रुपए में साड़ी खरीदा था, कितना में खरीदा था? और बेचता 3,000 में, तो कितना कमाता? अब वो 1,000 का साड़ी बेच कितना में रहा है? 1,500 में, तो कितना कमा रहा है? तो जो वो 2,000 कमाने का सोच रहा था, अब कितना कमा रहा है? उसका क्या नुकसान हुआ? लॉस ऑफ प्रॉफिट। 1,500 रुपए का, 1,500 रुपए का प्रॉफिट क्या हो गया है? कम हो गया है। बैठ जा। कोई दिक्कत? बैठ दो।
कोई दिक्कत है तो फिर से पूछ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोल रहे हैं। सम कॉस्ट, इतना सारा कॉस्ट समझ में आया? इतना सारा समझ में आया? अच्छा, एक चीज, सम कॉस्ट क्या होता है? इतना लिखे कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के उसका इतना हो गया, पैसा डूब गया। तुमको क्या हम पागल बिजनेसमैन लग रहे हैं कि अगर हम 10 लाख रुपए लगा के कोई चीज रिसर्च किए और रिसर्च मेरा फ्लॉप हो गया, डूब गया, तो हमने जेब से भरेंगे? अपने जेब से भरेंगे? अरे भैया, हम 10 सामान बना के बेचते हैं, कितना? 10 सामान। एक चीज मेरा फ्लॉप हो गया, मेरा एक सामान नहीं बिक रहा है, बाकी का जो बिक रहा है उससे धीरे धीरे तो रिकवर करेंगे। इस तरह से सम कॉस्ट को भी समझना जरूरी है, और कितना सम कॉस्ट बर्दाश्त कर सकते हैं ये भी समझना जरूरी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का? इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट की दुकानदार कितना ही बोले, क्या इसमें बोले 1 रुपया भी नहीं बचा है, सच मानी भाभी जी, मेरे 1 रुपया भी नहीं बचा, हम कॉस्ट टू कॉस्ट बेचा नहीं होता। सामान का दाम, ठीक है, लाने का खर्चा, और आप अपने दुकान में जो सामान रख रहे हैं या जो जहां पे भी रख रहे हैं, रेंट फेंट जो लग रहा है, उस सब उसमें जोड़ा हुआ है, और प्लस कुछ आपका 2 4 5 का प्रॉफिट भी बना हुआ है। ये दिक्कत है यहाँ पे। इसके वजह यहाँ हो ही नहीं सकता कि कोई आपको एकदम इतना प्यारी नहीं होगी भाभी। ऐसा है क्या? नहीं भैया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो,